मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। और आज 25 मार्च हो चुकी है, तो 25 मार्च से बनने वाले जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ दिन की शुरुआत। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में ही जुनून आ जाता है। ठीक है, तो आपको मैं एक राय देता हूँ कि जैसे कोई महान व्यक्ति है, उनकी आप स्टोरीज़ पढ़ा करो। तो उन्होंने जो काम किए हैं उनको जो देखकर और उनकी जो स्टोरीज़ है उनको पढ़कर उनके जैसा कार्य करने का हमें जो है कि उत्साह अंदर से आए। ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस देश के विदेश मंत्री ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया है? तो किस देश के ने किया है भैया? लगाइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने रहे हैं स्क्रीन पर। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो बी आएगा, ताइवान। ठीक है, जो ताइवान देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान को शुरू किया है। अब ताइवान देश के ने किया है, तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। इसमें ऑप्शन में चीन की बात की गई है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो ताइवान के विदेश मंत्री है जोसेफ वू ने ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चीनी सरकार है, उसने वर्ष 2021 में जो पाइनएप्पल है उसके सीजन को शुरू होने से ठीक पहले ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जो चीनी सरकार है उसने आयात पर जो रोक है उसको लगाते हुए कहा है कि अनानास यानी कि पाइनएप्पल है उसके आयात को कीटों से दूषित पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो ताइवान, ठीक है, जो कर्क रेखा है ताइवान को दो भागों में काटती है। इसके अलावा ताइवान की राजधानी ताइपे है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया विट्सन रीफ कहाँ स्थित है? तो भैया मेरे क्या आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट टिक कीजिए, क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे हैं। तो भैया मेरा ये जो विट्सन रीफ है ये दक्षिणी चीन सागर है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर यानी कि चाइना की बॉर्डर पर। ठीक है, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि ये समाचारों में क्यों है। तो विट्सन रीफ जो कि चीनी सागर, दक्षिणी चीनी सागर के जो स्पार्टली द्वीप समूह है उसमें केंद्रीय बैंकों की जो पूर्वोत्तर चरम सीमा पर एक चट्टान है। ये केंद्रीय बैंकों की एक सबसे बड़ी चट्टान है। और ये समाचारों में क्यों है? तो जो फिलीपींस की सरकार है उन्होंने दावा किया है कि जो मनीला द्वारा नियंत्रित दक्षिणी चीन सागर में आने वाली 220 चीनी नौका हैं उनको इन चट्टानों पर देखा गया है। तो 7 मार्च को नौकाओं पर विट्सन रीफ में देखा गया था, जिससे मनीला के जो जूलियन फेलिप रीफ है इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब चाइना की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। ठीक है, डोकलाम विवाद जो है भारत और चाइना के बीच विवादित क्षेत्र था, सीमा विवादित क्षेत्र था। ठीक है, इसके अलावा चीन और भारत के बीच 1962 का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में जो है कि भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था। अच्छा, बौद्धों के धर्म गुरु है दलाई लामा, वो कहाँ पर है, कहाँ पर रहते हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में रहते हैं। वो 1959 में भारत आए थे। ठीक है, लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है भारत से, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन को अलग करती है, यानी कि जो एक्चुअल कंट्रोल है वो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सनायात सेन को। और जो चीनी क्रांति हुई थी 1911 में, उसमें जो सनायात सेन है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। और इसका निर्माण सर मैकमोहन द्वारा 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी यानी कि मैंड्रीन, वो चीन में ही बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट बता दूं कि जो भारत है
उसकी जो हिंदी भाषा है केवल 43% ही वो बोली जाती है। ठीक है, कितना 43% बोली जाती है भारत में। इसके अलावा अदर जैसे तेलुगु, तमिल है, इसके अलावा इंग्लिश है, सारी भाषा मिला के बोली जाती है अदरवाइज। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस शहर में स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित की जाएगी? तो किस शहर में की जाएगी? फटाफट टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिल्ली में जो है कि स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित की गई है। अब दिल्ली में की गई है तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो दिल्ली में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर स्थायी सिंधु आयोग की बैठक आयोजित की गई है, और जो सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना है उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नियुक्त नेतृत्व करेंगे, और वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो कि सैयद मोहम्मद मेहर अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की बात आई थी तो पाकिस्तान के बारे में हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो जैसे पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? रहमान अलवी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा रखती है, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अधिकतर लगती है। अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान ने अधिकतर युद्ध हुए, जैसे 1965 का युद्ध हुआ है भुज विवाद के कारण। इसके अलावा जो है कि 1971 में पूरी पाकिस्तान को लेकर यानी कि बांग्लादेश को लेकर। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ है 26 जुलाई 1999 को। इसके अलावा 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। 2001 को संसद हमला हुआ है, और मुंबई ताज हमला 26/11/2008 को हुआ है। 2016 को उरी हमला हुआ था, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था जिसमें 43 जवान शहीद हुए थे। ठीक है, इसके अलावा शिमला समझौता, तो शिमला समझौता विश्व बैंक के द्वारा 1960 में हुआ था। ठीक है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास और सिंधु नदी के बीच में समझौता हुआ था पानी के विवाद को लेकर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने वोल्केनो बॉन्ड की शुरुआत की है? तो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। कौन सा आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट टिक कीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी? जो है डेनिस रेड क्रॉस। ठीक है, डेनिस रेड क्रॉस है, उन्होंने वोल्केनो बॉन्ड की शुरुआत की है। ठीक है, डेनिस रेड क्रॉस ने। अब ये क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी से संबंधित आपदाएं हैं उनको अपनी तरह का आपदा बॉन्ड शुरू किया है, यानी कि उनसे राहत के लिए एकमात्र जो है कि डेनिस रेड क्रॉस ने आपदा बॉन्ड शुरू किया है। ठीक है, ये चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, कैमरून, कोलंबिया और मेक्सिको जैसे 10 ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पीड़ित लोग से जो आपदा और उससे राहत के लिए एजेंसी से जल्दी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इसको जो है कि बनाया गया है। ठीक है, अब रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात तो ज्वालामुखी होते क्या हैं? तो जो पृथ्वी के नीचे क्रोड वाले हिस्से में लार्वा होता है वो ऊर्ध्वाधर रूप से बाहर निकलता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के रूप में, यानी कि लार्वा होता है वो निकलता है और फिर एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो ये तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे।
जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी। बेरन द्वीप एकमात्र भारत का ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है और ये जो इक्वाडोर में है और दक्षिण अमेरिका में। स्ट्रोम्बोली जो कि यूरोप है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा शांत ज्वालामुखी तो एकांक गुहा जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अच्छा, जहाँ से लार्वा निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे इमेज में, जैसे यहाँ पे लार्वा निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या थी। तो भाई जी क्या थी विषय वस्तु, यानी कि थीम क्या थी इसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, क्या, द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थीम रही है। तो जो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस मनाया गया है, उसमें जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने 1882 में इसकी खोज की थी, टीबी के टीके की। इसके अलावा इसके जो निदान और इलाज का इन्होंने जो है कि एक मार्ग खोला था। ठीक है। इसके अलावा जो टीबी 2021 का जो थीम है वो द क्लॉक इज टिकिंग रही है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट लक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य सरकार ने 2022 का रखा है। इसके अलावा संपूर्ण रेल को विद्युतीकरण का लक्ष्य सरकार ने 2023 तक रखा है। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा है। क्षय रोग यानी कि टीबी को मिटाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। हर घर बिजली में 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ग्रीन रेलवे का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और मलेरिया उन्मूलन इसका जो है कि लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थीम रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में गो एयर के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किसने दिया है, लगाइए इसका राइट आंसर। आपके सामने चारों ऑप्शन स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है जे वाडिया। ठीक है, ऑप्शन बी जे वाडिया जी, इन्होंने जो है कि गो एयर के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है तो बात कर लेते एयरलाइंस के जो स्पिरिट एयरलाइंस के पूर्व सीईओ बेन जो बांडलजा की उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त घोषणा की गई थी। और ये जो बाल्डजा इनके जो उपाध्यक्ष के रूप में सीईओ कौशिक खोना और मुख्य वित्तीय अधिकारी पंकज चतुर्वेदी के साथ सीधे कार्य करेंगे। और खोना जो कि खोना है विजय दुबे की जगह अगस्त 2021 में एयरलाइन में शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत में कौन कौन सी एयरलाइंस चलती है, तो एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, ये दोनों को अब शामिल कर लिया गया है। लेकिन एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, किंगफिशर, जेट एयरवेज, इंडिगो, गो इंडिगो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो है कि भारत में चलने वाली एयरलाइंस है, कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक ई टेंडरिंग पोर्टल जो कि प्रेनिट की स्थापना की है। तो किसने की है भाई, लगाओ इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि महारत्न कंपनी, इसका ऑप्शन सी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत की स्थापना की है। अब प्रणीत की स्थापना की है तो भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं और जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया है, इसके अलावा एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये दोनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के बाद भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हो गई है। इससे पहले कुल 8 महारत्न कंपनियां थी। ठीक है। अब इन्होंने ई टेंडरिंग जो पोर्टल है प्रणीत, इसकी स्थापना की है। तो ये पोर्टल जो काम कागजी कार्यवाही है उसके संचालन में आसानी करेगा और जो प्रक्रिया होगी उसको सरल और सुगम बना देगा। ठीक है। जो पावर ग्रिड है भारत का एकमात्र संगठन है जिसके पास जो प्रदायक संबंध प्रबंधन पर एक ई प्रोक्यूरमेंट जो कि संपादन है
उसके सुरक्षा और पारदर्शिता की जो सभी आवश्यकता का अनुपालन करता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिच रेटिंग के अगले वित्त वर्ष के लिए भारत ने जो है कि जीडीपी विकास अनुमोदन को 11% से संशोधित करके कितने % कर दिया गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, लगाइए फटाफट। तो भारत की जो जीडीपी है 11% से संशोधित करके 12.8 कर दी गई है। ठीक है, और फिच रेटिंग ने इसको की है। तो जो फिच रेटिंग है अपने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जीईओ में एजेंसी का अनुमान देश की सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर पूर्व महामारी अनुमान के जो नीचे रहने के हैं। उसके अलावा फिच ने वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी की वृद्धि 5.8% तक पहुंचाने का अनुमान भी लगाया है। अब जीडीपी है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको कैसे निकाला जाता है? तो देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला योद्धाओं के नाम पर कितनी पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है 3। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने जो है कि पीएससी महिला बटालियन 3 की स्थापना की है। ठीक है, अब बात आई उत्तर प्रदेश की। तो प्रांतीय सशस्त्र जो कि कांस्टेबुलरी बटालियन की स्थापना महिला योद्धाओं जैसे रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और जो झलकारी बाई है उनके नाम पर जो जगह है वहाँ पर की जाएगी। और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना बलिदान देने के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात आई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और ये किस नदी के किनारे स्थापित की गई है? तो किस नदी के किनारे स्थापित है ये? गोमती नदी के किनारे। अच्छा, ये जो 3 पीसीएस महिला बटालियन है ये बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर 3 जगह से स्टार्ट की जाएगी। और जो उत्तर प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है और 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा विधान परिषद और सबसे ज़्यादा जो है कि राज्यसभा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का दिया गया है। इसके अलावा पशु अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में है मध्य प्रदेश में। वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भैया मेरे क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन जो ए है मरकर अबिल दिलिते सिन्हा, इनको जो है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो जो 2021 की जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी इसमें मारकर जो आरबिक दिलिते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार, इसके अलावा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए कंगना रनौत को जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मनोज बाजपेयी और धनुष को हिंदी फिल्म भोंसले और तमिल जो कि फिल्म है असुरन, इसके लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। कोई भी व्यक्ति है दोस्तों वो अपने जन्म से महान नहीं होता है, अपने काम से महान होता है। तो अपना काम है उसको करते रहिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर
अन्य जगहों पर भी जो है कि आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप आनंद परमार क्लासेस को सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।